दोस्तों ओयो फिर से तीसरी बार आईपीओ लेकर आ रहा है, लेकिन आईपीओ से पहले ओयो ने इन्वेस्टर को एक बड़ा सरप्राइज दिया। एक 1:1 बोनस इशू अनाउंस किया गया और एक नया प्रीमियम ऐप चेक इन भी लॉन्च हुआ है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स और सिटी जैसे बड़े नाम रेपुटेडली ऑन बोर्ड है, यानी ये इंस्टीट्यूशन अब ओयो के आईपीओ में साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन असली सवाल ये है, आईपीओ कब आएगा, फाइनेंशियल हेल्थ कितनी मजबूत है, सॉफ्ट बैंक का क्या रोल और बार बार आईपीओ डिले क्यों हुआ, डीआरएचपी में क्या खुलासा होगा और सबसे जरूरी रिटेल इन्वेस्टर को इस आईपीओ से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। साथ ही आईपीओ से ठीक पहले ओयो ने 1:1 बोनस इशू और चेक इन नाम का प्रीमियम ऐप लॉन्च किया। क्या ये सिर्फ इमेज बनाने का तरीका था या इन्वेस्टर के लिए कोई हिडन मैसेज? मैं हूँ अलौकिक संतोष और आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ओयो आईपीओ की पूरा जर्नी समझेंगे, शुरुआत से लेकर कंट्रोवर्सी तक, फाइनेंशियल से लेकर रिस्क तक और फ्यूचर से लेकर वैल्यूएशन तक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ आपको ओयो आईपीओ से जुड़ी हर डिटेल मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम ऐसे ही डीप एनालिसिस लाते रहे। आइए अब आते हैं सीधा मुद्दा पर, आखिर ओयो का आईपीओ कब आएगा, जिसको लोगों को काफी समय से इंतजार है। ओयो यानी ऑरवल स्टील लिमिटेड ने साफ किया है कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी नवंबर 2025 तक फाइल किया जाएगा। आईपीओ का एक्चुअल लॉन्च 2026 के फर्स्ट हाफ में यानी मार्च से जून के बीच में होने की संभावना है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आईपीओ का एग्जैक्ट डेट मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे और इंडियन आईपीओ मार्केट में मोमेंटम बना रहे तो आईपीओ शेड्यूल के हिसाब से 2026 के शुरुआत में आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आई या मैक्रो कंडीशन खराब हुए तो डिले भी पॉसिबल हो सकते हैं, जैसा कि पहले 2021 और 2023 में हुआ था। तो आइए अब एक नजर आईपीओ साइज और वैल्यूएशन पर भी डाल ही लेते हैं, ताकि समझने में आसानी हो। ओयो आईपीओ का साइज तय हुआ करीब $800 मिलियन का। वैल्यूएशन का अंदाजा $7 से $8 बिलियन के बीच लगाया जा रहा है। इस आईपीओ का मेन फोकस ग्लोबल एक्सपेंशन और प्रीमियम वर्टिकल ग्रोथ है, इसलिए वैल्यूएशन सिर्फ करंट नंबर पर नहीं बल्कि फ्यूचर पोटेंशियल पर भी आधारित है। तो दोस्तों अब आते हैं दूसरे सवाल पर, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी मजबूत है। तो आइए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ओयो का रेवेन्यू रहा 6253 करोड़ और नेट प्रॉफिट 240 करोड़। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 2019 करोड़ और नेट प्रॉफिट करीब 200 करोड़ रहा। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए प्रोजेक्टेड गाइडेंस दिया गया ईबीटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोराइजेशन, यानी कंपनी ने कोर बिजनेस से कितना कमाया बिना किसी ब्याज या टैक्स डिप्रिसिएशन को घटाए, तो ये आंकड़ा करीब 2000 करोड़ बताया जा रहा है और पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1100 करोड़ तक जा सकता है। ये नंबर स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का प्रॉफिट कुछ वन ऑफ आइटम और टैक्स क्रेडिट की वजह से भी बूस्ट हुआ था, इसलिए असली स्ट्रेंथ क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 और आगे के क्वार्टर से जज करनी होगी। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट देखना काफी नहीं है। ओयो के ऊपर अभी भी अच्छा खासा डेब्ट बर्डन है, जो कि एक्विजिशन और ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से आया है। आईपीओ से जुटाए गए पैसे का बड़ा हिस्सा डेब्ट रीपेमेंट में जा सकता है। तो फाइनेंशियल हेल्थ को पूरी तरह से मजबूत कहने से पहले ये देखना होगा कि डेब्ट कितना रिड्यूस होता है। इसलिए इन्वेस्टर को डीआरएचपी में ध्यान से देखना चाहिए कि रिक्वायरिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना स्टेबल है। अब सबसे दिलचस्प और जरूरी सवाल, ओयो का आईपीओ बार बार डिले क्यों हुआ और इसमें सॉफ्ट बैंक का क्या रोल है। दोस्तों आपको पता होगा कि सॉफ्ट बैंक विजन फंड ओयो का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसके पास कंपनी में करीब 40% से ज्यादा का स्टेक है। सॉफ्ट बैंक ने ही ओयो को शुरुआती दिनों में फंडिंग दी और एग्रेसिवली एक्सपेंड करने के लिए पुश किया। ओयो का आईपीओ कोई सीधा रास्ता नहीं रहा, ये एक ऐसा सफर है जिसमें 2 बार कोशिश की और दोनों बार रुकावट आई। पहली बार 2021 में ओयो ने सितंबर 2021 में आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया। उस वक्त कंपनी का वैल्यूएशन करीब 11 से 12 बिलियन डॉलर था, लेकिन कोविड की मार से पूरा होटल बिजनेस डगमगा गया। सॉफ्ट बैंक को लगा कि मार्केट कंडीशन सही नहीं है और वैल्यूएशन ज्यादा है, इसलिए आईपीओ टाल दिया गया। दूसरी बार 2023 में मार्च 2023 में फिर से कोशिश हुई, लेकिन इस बार कंपनी के फाइनेंशियल कमजोर थे, लॉसेज ज्यादा थे। उस वक्त ग्लोबल मार्केट भी स्लो डाउन चल रहा था और सेबी ने डीआरएचपी में क्लैरिटी मांगी, तो सॉफ्ट बैंक को लगा कि ये सही वक्त नहीं है और दूसरी बार भी आईपीओ टल गया। सॉफ्ट बैंक का सिंपल रोल है, वो चाहता है कि आईपीओ तभी हो जब वैल्यूएशन पीक पर मिले और उसके स्टेक की वैल्यू मैक्सिमाइज हो। इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को समझना होगा कि आईपीओ डिले इन्वेस्टर की वजह से नहीं बल्कि बड़े शेयर होल्डर के इंटरेस्ट
इन्वेस्ट के हिसाब से हुआ है। इस बार सॉफ्ट बैंक भी आईपीओ के लिए सहमत हो चुका है, क्योंकि ओयो ने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है और मार्केट कंडीशन भी इम्प्रूव हुई है। यानी 2026 का आईपीओ पिछले 2 अटेम्प्ट से ज्यादा रियलिस्टिक और संभव लग रहा है। अब एक और जरूरी सवाल, डीआरएचपी में क्या क्या खुलासा होगा। दोस्तों, डीआरएचपी वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी आईपीओ लॉन्च करने से पहले सेबी और इन्वेस्टर के सामने रखती है। इसमें कंपनी अपनी पूरी कहानी खोल कर रखती है ताकि हर इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ओयो के डीआरएचपी में आपको ये कुछ पॉइंट जरूर देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, आईपीओ स्ट्रक्चर, फ्रेश इशू वर्सेस ऑफर फॉर सेल। कितना पैसा कंपनी को मिलेगा और कितना प्रमोटर बेचेंगे। इससे साफ होगा कि आईपीओ का रियल फायदा किसे मिल रहा है, कंपनी को या फिर इन्वेस्टर को। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 साल के। रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, एबिडिटा, कैश फ्लो सब डिटेल में दिखेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के नंबर डीआरएचपी में ऑडिट फॉर्म में कंफर्म होंगे। पॉइंट नंबर 3, डेप्ट डिटेल। ओयो का टोटल डेप्ट कितना है, रीपेमेंट शेड्यूल क्या है और आईपीओ के पैसे से कितना डेप्ट चुकाया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, प्रमोटर एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। रितेश अग्रवाल और सॉफ्ट बैंक की हिस्सेदारी कितनी रहेगी आईपीओ के बाद। एम्प्लॉय और एसओपी होल्डर का हिस्सा भी डीआरएचपी में साफ लिखा होगा। डीआरएचपी बेसिकली इन्वेस्टर का एक्सरे रिपोर्ट होता है। अगर आप भी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डीआरएचपी को जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं से आपको साफ होगा कि आईपीओ की फाइनेंशियल हेल्थ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखाया गया है। तो आइए अब पहुंच गए उस टॉपिक पर जहां हर रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान से देखना चाहिए कि आखिर रिटेल इन्वेस्टर को इस आईपीओ से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को अभी आईपीओ की हेडलाइन देखकर एक्साइटमेंट में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। असल डाटा डीआरएचपी में आएगा। ओयो अब लॉसेस से निकलकर प्रॉफिट में आ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी है और एबिटा गाइडेंस भी ठीक ठाक लग रहा है। अगर कंपनी सस्टेनेबल प्रॉफिट दिखा पाती है और डेप्ट कंट्रोल में है तो ये आईपीओ अट्रैक्टिव हो सकता है, पर फाइनल डिसीजन डीआरएचपी के बाद ही लेना चाहिए। लेकिन अगर वैल्यूएशन बहुत हाई रखा गया और फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते तो रिस्क बढ़ सकता है। सेफ स्ट्रेटजी यही है, डीआरएचपी का इंतजार करें, फाइनेंशियल्स को एनालाइज करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लें। तो अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो पार्ट में बताया था कि आईपीओ से ठीक पहले ओयो ने 1:1 बोनस इशू अनाउंस किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट 30 दिसंबर 2025 था। ये मूव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। साथ ही ओयो ने एक नया प्रीमियम ऐप चेक इन लॉन्च किया। ये ऐप आम बजट होटल के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बनाया गया जो थोड़ा महंगा, क्लासी और हाई क्वालिटी स्टे चाहते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि ओयो मास मार्केट अब आम लोगों के बजट वाले होटल से हटकर प्रीमियम सेगमेंट, महंगे और शानदार होटल की तरफ बढ़ रहा है, जो कंपनी की वैल्यू और पहचान को बेहतर बनाने की एक सोच समझकर की गई कोशिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये था ओयो आईपीओ का पूरा डिटेल एनालिसिस। हमने आईपीओ स्ट्रक्चर, बोनस इशू, फाइनेंशियल वैल्यूएशन, रिस्क और इन्वेस्टर व्यू सब कुछ कवर किया। आईपीओ 2026 में आ सकता है और डीआरएचपी नवंबर 2025 तक आने की उम्मीद है। जैसे ही डीआरएचपी फाइल होगा मैं आपके लिए एक और डीप डाइव वीडियो लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बताइए क्या आप ओयो के आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।